हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एंक्लेक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशंस। दोस्तों, ये टॉपिक के अंदर बेसिकली 4 क्लास ऑफ ड्रग्स इंक्लूड होते हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला है टोकोलाइटिक्स, दूसरा है यूटेराइन स्टिमुलेंट्स एंड सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट्स, न्यूबॉर्न मेडिकेशंस एंड लास्ट वन स्पेशलिटी मेडिसिन्स। आपको रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को फुल अटेंशन के साथ देखें। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आइदर लेक्चर को बंद करके पहले वो काम फिनिश कर दीजिए या फिर लेक्चर को पहले फिनिश कर दिए। डू नॉट मल्टीटास्क। ओके, तो मैटरनिटी न्यूबॉर्न के अंदर जो सबसे पहला क्लास ऑफ मेडिसिन है वो है टोकोलाइटिक्स। अब टोकोलाइटिक क्या होते हैं आपको पता होने जरूरी है। दोस्तों, टोकोलाइटिक का मीनिंग क्या होता है? तो टोकोलाइटिक्स में आपको याद रखना है, टोको मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ओके, एंड लाइटिक का मतलब आपको पता ही होगा, टू स्टॉप और खत्म करना। ओके, टू एंड और खत्म करना। तो टोकोलाइटिक इसका मतलब क्या हुआ? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देना या खत्म कर देना। ओके, तो दोस्तों टोकोलाइटिक के अंदर मेनली 4 ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है टर्ब्यूटालिन, तीसरा है निफेडिपिन और चौथा है इंडोमेथासिन। तो टोकोलाइटिक्स के अंदर इन 4 मेडिसिन के नाम को आपको याद रखना है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए मिंट का। मिंट का मतलब ये होता है कि M फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, I फॉर इंडोमेथासिन, N फॉर निफेडिपिन एंड T फॉर टर्ब्यूटालिन। दोस्तों, आपको पता होना जरूरी है कि टोकोलाइटिक मेडिकेशन का यूज कब किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए या खत्म करने के लिए टोकोलाइटिक मेडिकेशन जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, टर्ब्यूटालिन, निफेडिपिन एंड इंडोमेथासिन, इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कब दिए जाते हैं, कौन सी कंडीशंस में ये इंडिकेटेड है? तो सबसे पहला है PTL, प्री टर्म लेबर। क्लाइंट को प्री टर्म लेबर शुरू हो जाए तब टोकोलाइटिक मेडिकेशन दी जा सकती है। दूसरा है टैकी सिस्टोल ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब टैकीसिस्टोल ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि लेबर के टाइम में जो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 10 मिनट के अंदर 5 से ज्यादा आने लगे, ओके, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब 2 मिनट से कम हो जाए, तब आपको अलर्ट हो जाना है। बिकॉज यूटेराइन टैकीसिस्टोल बहुत ही डेंजरस होता है फॉर फीटस, बिकॉज फीटल हाइपोपरफ्यूजन एंड फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यू टू यूटेराइन टैकीसिस्टोल ड्यूरिंग लेबर। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि यूटेराइन टैकीसिस्टोल से कैसे फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है या फिर प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए लेबर का एक स्पेसिफिक लेक्चर अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को मिस ना करें। ओके, तो अभी के लिए आपको पता होना जरूरी है कि अगर यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस मोर देन 5 पर 10 मिनट्स आने लगे, ओके, मोर देन 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स, तो उसे बोलेंगे यूटेराइन टैकीसिस्टोल, और ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे टोकोलाइटिक्स। अंडरस्टैंड? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोकोलाइटिक मेडिकेशन के अंदर कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है, और जब भी वो मेडिसिन चल रही होती है तो आपको कौन सी चीजें मॉनिटर करनी है, कौन से पैरामीटर देखने हैं इन द क्लाइंट हु इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टोकोलाइटिक मेडिकेशंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट जब भी आईवी चल रहा होता है तो आपको देखना है उसकी टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम। टॉक्सिसिटी अगर मैग्नीशियम की हो जाए तो क्या हो सकता है? बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्लाइंट के आरआर फॉल हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट फॉल हो सकते हैं, क्लाइंट अनकॉन्शियस हो सकता है, उसका यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब शरीर में बढ़ता है तो सारी सिस्टम शट डाउन होती है, शरीर में सारे फंक्शन डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, जिसके अंदर
CNS की एक्टिविटी डाउन हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और यूरिन आउटपुट डिक्रीज होने लगता है, बीपी फॉल होने लगता है, क्लाइंट के रिफ्लेक्सिस जो शरीर में होते हैं वो रिफ्लेक्सिस हाइपो हो जाते हैं, हाइपो एक्टिव हो जाते हैं, उसके जो इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस है, बोवेल मूवमेंट्स है, वो हाइपो एक्टिव हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जब भी क्लाइंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा होता है तब उसके शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही होती है वो सारी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है क्लाइंट के रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्योंकि क्लाइंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कम हो जाएगा, या फिर यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, या फिर उसका इंटेस्टिन के पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएंगे, या फिर उसके जो रिफ्लेक्सिस है वो रिफ्लेक्सिस जैसे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस ये कम हो जाएंगे। तो वो इमीडिएटली क्लाइंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, डेंजरस नहीं है, फैटल नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट जो कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट्स पर मिनट जो नॉर्मली 15 से 20 होने चाहिए, हम सबके अंदर 15 से 20 पर मिनट हो सकते हैं, वो अगर कम होके 12 या फिर 11 या फिर 10 पर मिनट होने लगे तो क्लाइंट के लाइफ का रिस्क हो जाता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रूव हो सकता है इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग यू विल एसेस, और आपको पता होना चाहिए एंक्लेक्स भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट थिंग दैट यू विल एसेस और व्हाट वुड बी द इमीडिएट एक्शन from nurse for this particular client who is receiving magnesium and now having respiratory rate of 10 per minute। आपको सीधा सीधा काम करना है, मैग्नीशियम स्टॉप करना है, ओके, और कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाना है। मैग्नीशियम आपको पहले स्टॉप करना है, पहला काम, फर्स्ट थिंग स्टॉप मैग्नीशियम। दूसरा काम क्या करोगे, क्लाइंट को इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाओगे, ओके, और SpO2 वाइटल्स चेक करोगे, ओके, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म HCP। इस तरह के इंटरवेंशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं टू रिवर्स द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ओके। कैल्शियम ग्लूकोनेट एज एन एंटीडोट लगता है, एंटीडोट टू मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है वो है टर्ब्यूटलिन। तो जब भी टर्ब्यूटलिन चल रहा होता है पेशेंट को, तब आपको क्या ध्यान रखना है, हार्ट रेट का। अगर हार्ट रेट 120 के ऊपर चले जाए तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करो और टर्ब्यूटलिन को स्टॉप करो। तीसरा है निफेडिपिन। जब भी क्लाइंट को निफेडिपिन चल रही होती है तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि जब भी क्लाइंट पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम सुपाइन लाइंग डाउन पोजीशन टू सिटिंग पोजीशन या सिटिंग टू स्टैंड अप पोजीशन, तो जब भी क्लाइंट पोजीशन चेंज करता है तो उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए उसको बीपी फॉल हो सकते हैं, उसकी वजह से क्लाइंट को चक्कर आ सकते हैं, डिसओरिएंटेशन, डिजीनेस, डिसओरिएंटेशन, ये सब हो सकता है आफ्टर चेंजिंग पोजीशन, और इसकी वजह से क्लाइंट को फॉल रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज फॉल रिस्क। तो आप क्लाइंट को क्या टीचिंग दोगे, दो टीचिंग देंगे। एक पहला है चेंज पोजीशन स्लोली और इंप्लीमेंट फॉल प्रिकॉशन। फॉल प्रिकॉशन उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंक्लेक्स के लिए, बिकॉज ये फंडामेंटल का टॉपिक है, एंक्लेक्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर फिनिश करने के बाद आप जाकर मेरे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ फॉल प्रिकॉशन का लेक्चर देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सारा फॉल प्रिकॉशन कवर हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच you won't miss single question from fall precaution if any come up in your NCLEX। तो ये हो गई बात निफेडिपिन की। अब बात करते हैं इंडोमेथासिन की। इंडोमेथासिन जब देते हैं तो रिस्क होता है प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ फिटल डक्टस एल्ट्रियोसस। डक्टस एल्ट्रियोसस बच्चे के हार्ट के अंदर एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जो प्री मेच्योरली क्लोज हो जाए तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जब भी मदर को टोकोलाइटिक मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तब इंडोमेथासिन मेडिसिन को जल्दी प्रेफर नहीं किया जाता, अंडरस्टैंड। तो ये हो गए टोकोलाइटिक्स। अब बात करते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स एंड सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट्स। दोस्तों यूटेराइन स्टिमुलेंट जो मेडिकेशन है वो बेसिकली यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, उनके रेट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि लेबर प्रोग्रेस होता है, लेबर को प्रोग्रेस होने में हेल्प मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जब भी क्लाइंट को चल रहा होता है तो आपको मॉनिटर करना है यूटेराइन टैकेसिस्टोल ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। यूटेराइन टैकेसिस्टोल जैसे मैंने पहले बताया, नो मोर देन 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स। अगर अगर ये फाइंडिंग देखने को मिले जब क्लाइंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा होता है, तब आपको इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, क्योंकि वी डू नॉट वांट मोर देन 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स। दूसरा है मिथर्जिन यानी कि मिथाइल अर्गोनोविन, विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन। अगर कोई भी क्लाइंट को प्री एक्लेम्पसिया यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको हम मिथाइल अर्गोनोवाइन नहीं देंगे। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव मिथाइल अर्गोनोवाइन to the client who have been diagnosed with hypertension or preeclampsia during pregnancy. Okay, because methyl argonovine से arterial vascular contraction होता है, constriction होता है, और vascular constriction की वजह से BP shoot up हो सकता है। Okay, तो methyl argonovine is not given because it causes hypertension, blood pressure shoot up होता है। थर्ड नंबर पे जो यूटेराइन स्टिमुलेंट है जिसको बोलते हैं कार्बोप्रोस्ट, विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आस्थमा। तो आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स पता होना जरूरी है कि जब भी क्लाइंट को कार्बोप्रोस्ट डॉक्टर देते हैं तो आप बिफोर गिविंग कार्बोप्रोस्ट टू द क्लाइंट यू विल टेक थरो हिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली अबाउट आस्थमा। अगर क्लाइंट को आस्थमा की हिस्ट्री है या आस्थमा की कोई भी दवाई चल रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे एंड कार्बोप्रोस्ट क्लाइंट को नहीं देंगे, बिकॉज कार्बोप्रोस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आस्थमा, इट कॉजेज अस्थमा एक्सासर्बेशन, क्लाइंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं और हाइपोक्सिया भी हो सकता है। अब बात करते हैं सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट्स, जिसमें आते हैं मिजोप्रोस्टोल एंड डाइनोप्रोस्टोन। जब भी सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं जो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन के लिए दिए जा सकते हैं, तो जब भी मिजोप्रोस्टोल या फिर डाइनोप्रोस्टोन दिए जाते हैं तो आपको मॉनिटर करना है यूटेराइन टैकेसिस्टोल ना हो जाए। तो बेसिकली आपको पता होना जरूरी है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है जब भी सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट चल रहे होते हैं, और उसमें आप देखोगे कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स मोर देन 5 नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो स्टॉप गिविंग दिस एजेंट्स लाइक मिजोप्रोस्टोल एंड डाइनोप्रोस्टोन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, बिकॉज वी डू नॉट वांट मोर देन 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स। ओके, अब बात करते हैं न्यूबॉर्न के मेडिकेशन के बारे में, जिसके अंदर मेनली 3 इंक्लूड होते हैं। पहला है एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है विटामिन के एंड तीसरा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एरिथ्रोमाइसिन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कब यूज की जाती है। अप्लाई 1 to 2 सेंटीमीटर रिबन इन बोथ आईज फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस विद इन 1 hour ऑफ बर्थ। मतलब डिलीवरी के बाद सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर अंदर न्यूबॉर्न बेबी है उसके आंख में एरिथ्रोमाइसिन के रिबन लगाने हैं। एरिथ्रोमाइसिन के जो ऑइंटमेंट होते हैं उसका रिबन फॉर्म में आपको अप्लाई करना है फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस, फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस, नॉट आउटर टू इनर। ओके, मेक श्योर आपको ये पता हो, बिकॉज एंक्लेक्स आपको साटा में ये पूछ सकता है। अब एरिथ्रोमाइसिन का यूज क्यों किया जाता है? आपको पता है कि एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, बिकॉज न्यूबॉर्न लेबर के प्रोसेस से गो थ्रू करता है तो उसको बहुत सारे बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है इन बर्थ कैनाल। तो उसके अंदर न्यूबॉर्न को ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जीबीएस का एक्सपोजर हो सकता है, उसकी आंख में जीबीएस का इन्फेक्शन लग सकता है। इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट के रिबन दिए जाते हैं उसके आंख में फ्रॉम मिडल कैंथस टू आउटर कैंथस विद इन 1 hour ऑफ बर्थ। ओके, अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो वो भी आफ्टर बर्थ 1 ही घंटे के अंदर IM विटामिन के दिया जाता है ऑन एंटेरोलेटरल थाई, ओके, ऑन वास्टस लेटरालिस मसल। तो विटामिन के क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है? तो उसके पीछे रीजन है कि बच्चे का जो लीवर है वो इमेच्योर होता है, उसके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स सही से बन नहीं रहे होते, और इसीलिए विटामिन के दिया जाता है कि बच्चे को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो जाए, ब्लीडिंग प्रॉब्लम कहीं से ना हो जाए। तो इट इज प्रिकॉशनरी इंटरवेंशन टू गिव विटामिन के टू द न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ड्यू टू लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, बिकॉज बच्चे का जो लीवर है वो इमेच्योर होता है and might not be able to produce sufficient amount of clotting factor which will help him to contain any kind of bleeding internal or external। और थर्ड नंबर में जो न्यूबॉर्न मेडिकेशन है वो एक वैक्सीन है जो कि है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
गिवन IM बिफोर डिस्चार्ज। न्यूबॉर्न की डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज तक के पहले पहले बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन IM लगाना है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन विच आर स्पेशलिटी मेडिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहला है बेटामेथासोन विच प्रमोट्स फेटल लंग मैच्योरिटी इन प्री टर्म लेबर, मॉनिटर फॉर मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब बेटामेथासोन एक तरह के स्टीरॉइड्स है जो मदर को दिए जाते हैं IM टू प्रमोट फेटल लंग मैच्योरिटी। तो अगर मदर को प्री टर्म लेबर का रिस्क है, पहले प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री रह चुकी है, एक दो बार प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर प्री टर्म लेबर मदर को रह चुका है, तो अब इस बार मदर को पहले से बेटामेथासोन दिया जा सकता है टू प्रमोट फेटल लंग मैच्योरिटी, क्योंकि इस बार भी उसको प्री टर्म लेबर का रिस्क रहेगा। एंड फॉर दिस रीजन वी डू नॉट वांट प्रीमेच्योरली बोर्न न्यूबॉर्न to have ARDS, acute respiratory stress syndrome, due to immature lung or lack of surfactant in their lung. दूसरा है RH immunoglobulins, मतलब मदर को RH immunoglobulin दिए जाते हैं एट 28 वीक जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 28 वीक पे RH immunoglobulin दिए जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी 72 आवर्स में भी अगेन दिए जाते हैं अगर बेबी इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। ओके, याद रखना है 28 वीक जेस्टेशन पे पहला डोज लगता है और 72 आवर्स पोस्ट पार्टम में दूसरा डोज लगता है ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन अगर मदर इज नेगेटिव एंड न्यूबॉर्न इज पॉजिटिव। एंड लास्ट मेडिकेशन विच इज बिलोंग टू स्पेशलिटी मेडिकेशन ऑफ मैटरनिटी न्यूबॉर्न विच इज ट्रानेक्सामिक एसिड। ट्रानेक्सामिक एसिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद ए हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट। अगर मदर को ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री है तो ट्रानेक्सामिक एसिड नहीं देना है। ओके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ट्रानेक्सामिक एसिड का क्या रोल होता है। जब भी कोई ब्लीडिंग का रिस्क होता है या ब्लीडिंग हो रहा होता है तो उसे स्टॉप करने के लिए ट्रानेक्सामिक एसिड मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अगर मदर को ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री है, ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री बोले तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक, इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो उसे हम बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट। और हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट अगर है तो यू वॉन्ट गिव ट्रानेक्सामिक एसिड टू द मदर। ओके, तो इस तरह की कंडीशन प्रूव करती है कि मदर को ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री है। ओके, एंड इन दिस सिचुएशन यू विल नॉट गिव ट्रानेक्सामिक एसिड। इसके अलावा एक और मेडिसिन स्पेशलिटी मेडिसिन में इंक्लूड होती है इन मैटरनिटी न्यूबॉर्न, जो कि है सरवांटा। सरवांटा इज सर्फेक्टेंट। ओके, सर्फेक्टेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राट्रेकियली। ओके, इंट्राट्रेकियली यानी कि ट्रेकिया के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है टू प्रमोट लंग मैच्योरेशन इन प्री मैच्योर डिलीवर्ड न्यूबॉर्न। ओके, तो सरवांटा आपको याद रखना है, इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्फेक्टेंट, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राट्रेकियली। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्राट्रेकियली। ओके, इंट्राट्रेकियल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है सरवांटा का। ओके, आपको मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशन के टॉपिक से इसके बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज कॉन्साइजली कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। आपने इस लेक्चर को अच्छे से वॉच कर लिया एक दो बार। इसके अंदर से आप नोट्स भी मत बनाना, बिकॉज ये ही नोट्स है। ओके, इसके ज्यादा आगे कॉन्साइज नहीं हो सकता है। ओके, अगर आपको इसके अंदर से भी कॉन्साइज करना है तो फिर बहुत सारे पॉइंट छूट जाएंगे। ओके, सो यू डोंट डू दैट। Okay guys, and still if you have any doubts or questions, you can ping me in comment section, or you want help in NCLEX preparation, you can write me on given WhatsApp number. I'll try to help you. Okay guys, and stay tuned with this YouTube channel so you won't miss upcoming important lectures for your NCLEX preparation journey.